Hello and most welcome all dear student। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी न किसी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। वो बच्चे जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं कि उन्होंने कि कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अब दौर आ गया उनके लिए अपने भविष्य को संवारने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए। बच्चों, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी तो करते हैं, प्रिपरेशन तो वो करते हैं, लेकिन साल भर मेहनत करने के बावजूद भी, खून पसीने की मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता और रिजल्ट हमेशा शून्य आता है। वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती है कि जो एग्जाम के दौरान करते बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ाई करते, लेकिन रिजल्ट वो जो आप रोज 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उसका नहीं आता। बच्चों, रिजल्ट आता है जो एग्जाम के अंदर 2 घंटे में आप क्या करते हैं, 3 घंटे का जो एग्जाम होता है उस दौरान आप क्या करते हैं, रिजल्ट उसका आता है। तो कई बच्चे जो होते हैं, तैयारी अच्छी होती है, मेहनत अच्छी होती है, लेकिन उस 2 से 3 घंटे के एग्जाम के दौरान कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या है, उन गलतियों से किस तरह से बचा जाना चाहिए, वही आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एग्जाम से पहले क्या करना है आपको, एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है, तैयारी किस तरह से करनी है, एग्जाम देने से जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम देने के टाइम हम किस तरह की चीज़ें करें ताकि कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो और जो है हमारा सिलेक्शन हो। जैसा कि मेरा टॉपिक ही है, हाउ टू गॉट सिलेक्शन इन एग्जाम। बच्चों, ये जो सिलेक्शन वर्ड है, यह हमें काफ़ी तकलीफ देता है। तब तक तकलीफ देता है जब तक ये हमारे नाम के साथ नहीं जुड़ जाता, और जिस दिन हमारे नाम के साथ एक सिलेक्शन वर्ड जुड़ जाता है, वो हमें काफ़ी सफलता वाला, सुकून वाला और हमारे घर परिवार, खासतौर से हमारे माता पिता के लिए बहुत ही बड़ा स्वाभिमान वाला पल होता है। तो बच्चों, इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से लेकर के लास्ट तक, जो भी बच्चे अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देने से पहले एक चीज़ आपके अंदर होना जरूरी है। बच्चों देखिए, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट। बच्चों, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, जब तक आपके अंदर है कि ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके मन में कई सवाल होते हैं, वैकेंसी निकली है, पोस्ट तो मात्र 500 है, पोस्ट तो मात्र 600 है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन आप उस लाखों की संख्या को नहीं देखेंगे, आप इस एक शब्द को देखना है, विश्वास। ये जो शब्द है विश्वास, ये आपके अंदर सबसे पहली चीज ये भरा हुआ होना चाहिए कि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एग्जाम के अंदर थोड़ा सा डल होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आपको जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं मेंटली प्रेशर की वजह से उन्हें भी आप गलत कर बैठते हैं। तो सबसे जरूरी चीज, मेरी बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ इस सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चों, सफलता पाने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है और वो होती है विश्वास। जो भी बच्चे हमारे एग्जाम इस सेशन के दौरान अभी अभी जुड़ रहे हैं, इस चैनल को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत सी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम देने के लिए जाने से पहले आपको क्या करना है और एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है, ताकि कम से कम गलतियां हो और गलतियां होने के चांसेस जो है वो कम हो। कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर है कि अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो की पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज, प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट रिविजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, prepare yourself with important checklist, eat healthy and diet, take the proper rest before exam, double check of your exam location and center, identification in exam hall, exam pattern, number of question and time management की पेपर कैसा आने वाला है, पेपर में क्वेश्चन कितने होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, और जिन बच्चों का एग्जाम ऑफलाइन होता है तो उनके लिए ओएमआर पे एग्जाम होता है, ओएमआर सीट पे, तो ओएमआर सीट को किस तरह से फिल किया जाना चाहिए ताकि कम समय के अंदर ओएमआर सीट को भरे, अच्छी तरह से फिल करें, उसमें क्वेश्चन जो है वो चेक होते टाइम हमारे गलत नहीं हो, और डोंट कॉपी टू अदर्स। एग्जाम के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रहे, स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल अटेंशन। कई बार होता है कि एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जिनमें हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत होती है, वो ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला जो हमारा एग्जाम देने से जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज, प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड एग्जाम टारगेट। मैं मुख्य रूप से मोस्टली ये जो सेशन लेकर गया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी ANM,
जो कि 5272 पोस्ट के लिए 11 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है, लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं ये सेशन जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बेहतर रहने वाली है। प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम के अंदर हमारा टारगेट क्या है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस उसके अंदर क्या पूछा जाने वाला। हमें जब तक सिलेबस नहीं पता होता है तब तक हम जो तैयारी कर रहे हैं, तब तक हम जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो टोटली वेस्ट होती है। तो यूपी ट्रिपल एसएससी एएनएम के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है वो मोस्टली सिलेबस जो रहने वाला है बच्चों, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ टॉपिक्स बता रहा हूं मैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, level of prevention, a level of prevention, sub center, PHC, CHC, district hospital, मेडिकल एंड टर्सरी हॉस्पिटल के बारे में, रोल ऑफ ANM and ASHA in a rural area, role of ANM and ASHA in rural area, first aid, exclusive breastfeeding, न्यूबॉर्न केयर। ये जो कुछ टॉपिक्स है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैक्सिमम जो आपको पोर्शन रहने वाला है वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। 50% मैं कहूँगा कि लगभग 50% जो आपका सिलेबस है, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है वो इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। तो इन टॉपिक को आप जरूर करें। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के और बच्चे की जब बर्थ हो जाती है, बच्चा जो 18 साल तक का हो जाता है, न्यूबॉर्न केयर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी प्रिवेंशन के बारे में, सब सेंटर, PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में, कितनी पॉपुलेशन पे होता है, क्या क्या इस पर सुविधाएं होती है, किन तरह की डिजीज का ट्रीटमेंट होता है, और रोल ऑफ नर्स एंड ANM और आशा का रूरल एरियाज के अंदर क्या रोल होता है। फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड के अंदर आप क्या करेंगे, अलग अलग तरह के जैसे डूबना, आगजनी, इस तरह की जो चीज़ें होती है, स्नेक बाइट है, डॉग बाइट है, तो उसमें फर्स्ट एड क्या करना है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूबॉर्न केयर, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। आप यूपी ट्रिपल एसएससी एएनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक को मुख्य रूप से आप टारगेटेड करना है, सारी सब्जेक्ट ही पढ़ना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन सिलेबस को आप बहुत अच्छी तरह से करें। जो जो टॉपिक इसमें से आपने अभी तक नहीं पढ़े इनको जरूर से आप कवर करें। अगली जो चीज़ है वो है कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चों सारी एग्जाम देने से पहले सारी की सारी जो सब्जेक्ट है उनका आपका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, और उनमें से वो जो टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप बार बार भूल जाते हैं, जो आपके डाउट वाले होते हैं, जो डाउट वाले होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जैसे कि सोडियम का वैल्यू कितना होता है, 135 से 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर, पोटेशियम का कितना होता है 3.5 से 5.2। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिन्हें आप बार बार भूल जाते हैं लेकिन लगातार वो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है और हम कंफ्यूज रहते हैं। इनका अलग से नोट्स बनाएं और इनको विशेष तौर से है कि आप पढ़ करके जाए। स्पेसिफिक तौर से वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, जैसे कि 1 दिसंबर को, तो ऐसी चीज़ें कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, कौन सी घटना किस सन में हुई थी, नॉर्मल जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी वैल्यू कितनी होती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो हमारा इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाला है, प्रिपेयर योरसेल्फ विथ इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट। अब तक जो हमारी बात कर रहे थे बच्चों वो हम बात कर रहे थे कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना, तो ये आपकी प्रिपरेशन हो गई। अब बिफोर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ विथ इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे ही एग्ज़ाम
की एंट्री की बेल लग रही होती है, उस वक्त भी कई बच्चे जो रहते हैं आसपास में डिजिटल या फिर ई मित्र की दुकान पर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड है कि डाउनलोड नहीं हो रखा होता है, उनके हाथ में एडमिट कार्ड नहीं होता है, किसी के पास में पेन नहीं होता है, कोई अपनी आईडी घर पे भूल गया होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमें मेंटल प्रेशर देती है उस वक्त। और रिज़ल्ट उसका ये होता है कि एग्ज़ाम के दौरान हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जो पेपर जो तैयारी हमने साल भर करी थी, अच्छी मेहनत करी थी, वो मेहनत हमारी पूरी की पूरी पानी में चली जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर उस तरह की जो असुविधाएं, उस तरह की चीज़ें, उनसे बचने के लिए हमने क्या करना है, हमें एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट बनानी। उस चेकलिस्ट के अंदर एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बताऊंगा मैं, आपके पास एडमिट कार्ड। बच्चों अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो है एग्ज़ाम सिटी है वो डिक्लेयर हो गया, लेकिन एडमिट कार्ड अभी डाउन आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ होगा, मैं जल्द से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, इसीलिए बता रहा हूँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको स्टडी के कंटेंट्स तो मिलते ही मिलते हैं, टॉपिक तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खास आज का सेशन है। और इसके साथ में मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एडमिट कार्ड कब होगा, एग्ज़ाम कब होने वाला है, वो तो खैर आपको पता ही है, उसकी एग्ज़ाम की आंसर की सेम डे सबसे फास्ट इस चैनल पे मैं लेकर के आऊँगा आंसर की। उसके बाद में कट ऑफ उस पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर किस तरह का जाता है उसके अकॉर्डिंग एक संभावित कट ऑफ भी मैं लेकर के आऊँगा कि जनरल SC ST और OBC के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे इसके सारे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको नहीं मिल पाएंगे। तो चेकलिस्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो वॉच होनी चाहिए, वॉच को अच्छी तरह से चेक कर ले, पुरानी वॉच ना हो, बैटरी वॉच की ख़राब ना हो, अच्छी कंडीशन के अंदर चल रही हो। एग्ज़ाम देने जाने से 2 दिन पहले ही इस चीज़ की है कि आप प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में वॉच हो ख़राब हो सकती है, लेकिन अपनी खुद की आप वॉच रखें, आइडेंटिटी कार्ड रखें, पेन डबल आपके पास पेन होना चाहिए। एडमिट कार्ड की मैं बात करूं 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो कि दोनों अलग अलग, चाहे तो आप अपने फ़ोन के कवर में रख सकते हैं एक कॉपी, और एक कॉपी अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर भी है कि एक कॉपी आप रख सकते हैं। ब्लैंक पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में एक ब्लैंक पेपर मिलता ही है तो उसकी नीड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम चेकलिस्ट में इंक्लूड करते हैं, ये आपके पास एग्ज़ाम देने से जाने से पहले होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगली जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। बच्चों क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको हेल्दी डाइट्स लेना है और प्रॉपर रेस्ट, हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट करना है। बच्चों जिस दिन एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं कहूँगा आपको कम से कम 8 से 10 घंटे अच्छी से स्लीप ले, अच्छे से नींद ले, और वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में, उन्हें भूल जाए। वो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो चीज़ें करें जो आपकी हॉबीज़ है, चाहे तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से नींद आए, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर नींद नहीं होगी एग्ज़ाम के अंदर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा। तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बहुत अच्छी तरह से आपको नींद लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, जिसके अंदर है कि आप सैलड इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, स्पाइसी फूड जो होता है उसको अवॉइड करना, स्पाइसी फास्ट फूड होता है इनको बच्चों बिल्कुल भी आपको है कि नहीं लेना, अवॉइड करना है पूरी तरह से। हेल्दी आपको डाइट लेना है ताकि आपको एग्जाम के दिन किसी भी तरह के इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, डायरिया वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं हो, आप फिजिकली हेल्दी हो, उसके साथ साथ में मेंटली हाई कॉन्फिडेंट के साथ में एग्जाम देने के लिए जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है, डबल चेक ऑफ योर एग्जाम लोकेशन। बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, मैंने कई बच्चे देखे हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, जिस दिन एग्जाम होता है वो एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचे नहीं पाते और उनका एग्जाम छूट जाता है, एग्जाम के अंदर एंट्री नहीं मिल पाती। तो सबसे जरूरी चीज़ आती है वो लोकेशन,
बच्चों लोकेशन आप जरूर अपना देख ले कि एग्ज़ाम जो है आपका कौन सी सिटी के अंदर है, जहाँ से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं या फिर बस से जा रहे हैं, उस बस से डिस्टेंस कितनी है, आपके एग्ज़ाम सेंटर की जो है वो डिस्टेंस कितनी है। कई बार होता है बच्चों को लगता है कि डिस्टेंस 3 किलोमीटर की है, यहाँ तो हम क्या 15-20 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि उस 15-20 मिनट के रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम हो, कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, तो इन चीज़ों से आप विशेष तौर से बचें ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर आप अच्छी तरह से आराम से पहुँचे। कम से कम 1 घंटे पहले है कि आप एग्ज़ाम में पहुँचे, जो आपका एंट्री टाइम होता है उससे 1 घंटा पहले आप वहाँ पहुँच चुके। इस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करें और इसे डबल चेक करें। आप अपना खुद गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं, अपना खुद का जो है गूगल मैप पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो सेंटर है, पहले आप चेक करें डिस्ट्रिक्ट की सिटी में, किस सिटी में, फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन जहाँ आप जाएंगे या फिर बस स्टॉप, वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है ये आप अच्छी तरह से समझ लें। वहाँ जाने के रास्ते व्हीकल्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, आप चेक कर लिए। उसके साथ साथ में किसी एक ऐसे व्यक्ति को आप डिस्कस करें जो वहाँ लोकली रहता है या फिर उसके बारे में जानता है। डबल चेक कर ले, क्योंकि कई बार होता है गूगल मैप पर भी चीज़ें डिस्टेंस है वो बाई मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली गलत बता दी जाती है। तो 2 लोगों से आप चेक करें कि मेरा सेंटर यही है क्या, इसकी दूरी इतनी है क्या, मैं इतने टाइम में पहुंच सकती हूँ क्या। तो ये जो चीज़ें आपको चेक करना जरूरी है ताकि आप समय से एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुंचे। एग्ज़ाम वाले एक दिन पहले ये चीज़ आप बच्चों जरूर है कि अच्छी तरह से चेक करें। दूसरी चीज़, जब आपकी एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद में बच्चे जो है कई तरह की गलतियां करते हैं। जैसे एंट्री हो जाती है वो अपनी सीट पर नहीं बैठते, या तो इधर उधर दोस्तों से मिलने जुलने लगते हैं, या फिर वो वॉशरूम के लिए कि चले जाते हैं, या फिर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आपको अपना आइडेंटिटी वहाँ चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है अपने आइडेंटिफाई का, कि जिस सीट में जो भी, जैसे सीट नंबर आपको S35 मिलता है, एस एक किसी एस रो के अंदर 35 सीट मिल, आप जाकर के वहाँ बैठे, बैठने के बाद में वो अपना नाम चेक करें, नाम या फिर रोल नंबर चेक करें। उसके बाद में वहाँ के जो इनविजिलेटर्स है, वहाँ के जो इनविजिलेटर्स है, पर्यवेक्षक है जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, उनसे चेक करें कि मेरी सीट यही है क्या, कंफर्म जरूर करें। और कंफर्म करने के बाद में वो वेरिफिकेशन करते हैं, आपके साइन होते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस करवा लें, आप इंश्योर हो जाए कि हाँ मेरी सीट यही है। उसके बाद जो है आप पानी पीने के लिए जा सकते हैं, आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर आपको करवाना है। ऐसा नहीं हो कि आप पहले आपने टाइम वेस्ट कर दिया, एग्जाम का टाइम शुरू हो गया, उस वक्त आपका है कि ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा, वेरिफिकेशन हो रहा, पता चला कि आपके नाम का कोई और दूसरा कैंडिडेट था, उसकी थी वो सीट। ये भी कई एग्जाम के अंदर ऐसा हुआ है। तो बच्चों ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। कमेंट करके इस सेक्शन में जरूर से बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किस तरह की लग रही है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए नहीं चाहिए, क्या इन चीज़ों से आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगली जो चीज़ है, देखिए अगली जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसा है और टाइम मैनेजमेंट क्या किस तरह से करना है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो यूपी ट्रिपल एस का एग्ज़ाम होने वाला है ANM का, उसमें अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, वैसे मोस्टली बच्चों को पता ही होगा। तो बच्चों 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं और उन 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलना है 120 मिनट्स, 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स। 4 MCQ टाइप का क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। करेक्ट आंसर के लिए, बच्चों आपको जो है 1 नंबर मिलने वाला है। और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत करते हैं तो -0.25 ये जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई आंसर सही किया है तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। MCQ पे आधारित ये जो है आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न आपका रहने वाला है। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे जो कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं, अगर आपका कोई भी आंसर गलत होता है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। बच्चों यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, कि यही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए होता है कि हमारे जो क्वेश्चन सही होते हैं उनको भी है कि ये
गलत कर बैठता है उनके मार्किंग को कम कर देता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो हमारे नंबर आए हैं वो भी हमारे कम हो जाए। तो इससे भी किस तरह से बचा जाए इस सेशन में आगे डिस्कस करूंगा। और मैं बात करूं कि जैसे 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक आपका नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा, एक नंबर जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो है बच्चों आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आप क्या करें। सबसे ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सबसे पहला काम क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसके लिए अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो इसके लिए आप अपने आप में एंश्योर है कि मेरा आंसर इसका 100% सही है, गलत हो ही नहीं सकता और ये आंसर मेरा सही रहने वाला है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिन्हें आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैंने लिखी थी कि विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, इस एग्जाम में मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। तो देखिए जब आप पेपर शुरू करेंगे तो कुछ सवाल ऐसे होंगे शुरुआत के, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 10 तक आप क्वेश्चन करेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ऐसा नहीं कि 100 में से 100 ही क्वेश्चन राइट करने। आपको 2-3 नहीं आ रहे, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 4 नहीं आ रहे, डिमोटिवेट नहीं होना है, अगले क्वेश्चन के बढ़ना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ देना है। किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों, याद रखना है। 4 आपको कॉलम बनाने हैं, 4 बॉक्स। जो आपका रफ पेपर होगा उसमें 4 आप कॉलम बना सकते हैं। इसके अंदर आप लिख सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। इसमें आप लिख सकते हैं एमपी, शॉर्ट में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना इन चीज़ों के लिए। हाईएस्ट प्रायोरिटी का कॉलम, मीडियम प्रायोरिटी का कॉलम, और ये लोएस्ट प्रायोरिटी का कॉलम, और ये नन, कुछ नहीं करना इसमें। तो 4 आप कॉलम बनाएंगे, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 1 से लेकर के जब तक आप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो इनमें से पहले वो क्वेश्चन करते जाना है जिसका आपको आंसर आ रहा है। लेकिन उनमें से कोई सवाल ऐसा लगता है आपको जो लगता है कि अभी मैं इंश्योर नहीं हूँ, अभी मैं इंश्योर नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन हाँ जब बाद में अगर थोड़ा सा मैं इसको टाइम देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में सोचता हूँ तो 100% मैं इस आंसर को सही कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन के नंबर इस कॉलम में लिख लेना, जैसे वो क्वेश्चन नंबर हो 7, जैसे वो क्वेश्चन नंबर हो 23, जैसे वो क्वेश्चन नंबर हो 37, ताकि जब आपका पेपर कंप्लीट हो तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को करें जिसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको लगता है कि ये सवाल मैं सबसे ज़्यादा सही कर सकता हूँ तो उन्हें रखना आप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। उसके बाद में मीडियम प्रायोरिटी पे, जिसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सही तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा थोड़ा ही याद आ रहा है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ तो मैं इसको सोच समझ कर क्वेश्चन को सही कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि वो मीडियम प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 83, इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। मीडियम और लोएस्ट प्रायोरिटी में वो सवाल रखने हैं जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सस्पेंस ज़्यादा है, डाउट ज़्यादा है। अगर मैं ये सवाल अटेम्प्ट करता हूँ, अगर मैं इनका आंसर करता हूँ तो मेरी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, मेरा सवाल गलत हो सकता है, तो उनको लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो उनके बारे में आप सोच सकते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लो 99 नंबर का, 2 नंबर का, तो इन्हें सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। और नन में ऐसे सवाल कि जो आपने पढ़े ही नहीं है, कभी कभी आपने उनके बारे में देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन, चारों के बारे में कुछ पता नहीं है। बच्चों वो क्वेश्चन कभी मत करना, लालच में नहीं आना, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें तुक्का मारूंगा और मेरा सवाल सही हो जाएगा। अगर ऐसा सोच लिया तो उसी दिन उसी वक्त सोच लेना कि मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो नन प्रायोरिटी के अंदर ऐसे सवाल रखने हैं जिसका आपको बिल्कुल भी कुछ अता पता नहीं हो। तो मैं बता रहा था कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। ये अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट होगा। 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करते जाइए, आसान जो क्वेश्चन है उनको करते जाइए। और अब मैं कॉलम क्यों बनवा रहा हूँ, इसलिए बनवा रहा हूँ बच्चों क्योंकि पूरा 1 से 100 तक का जब आप पेपर कर लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन है छूट गया है, कौन सा क्वेश्चन मुझे अब करना है, कौन सा क्वेश्चन मैंने बाद में करने के लिए बाकी रख रखा है, क्योंकि आपके पास एक पहले से टेबल होगी जिस पर आप फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको करना है ये वाले सवाल,
उसके बाद में करना है ये वाले, अगर टाइम बच जाता है तो इससे ये होगा कि जो आपने क्वेश्चन कर लिए कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आप राइट कर चुके होंगे, फिर आपके पास जो क्वेश्चन बचेंगे, टाइम बचेगा, उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो सवाल आप रखे जिनमें आपको लगता है थोड़ा सा दिमाग लगा करे, थोड़ा सा अगर मैं टाइम दूँ तो इन क्वेश्चन को सही कर सकता हूँ, उन्हें रखना हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, फिर मीडियम प्रायोरिटी, फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी। बच्चों अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, कंटिन्यूस बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत यही चीज़ें होती है जो हमें सिलेक्शन करवाती है। तैयारी तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता होता, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है, गलतियां कर बैठते हैं और निराशा हाथ लगती है। बच्चों 100% सफलता की टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, कंटिन्यूसली इस सेशन के साथ बने रहिएगा। अब देखिए ये जो सबसे खास और ज़रूरी चीज़, देखिए बच्चों ओएमआर सीट आपकी जो है ऑफलाइन एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम होने वाला है, ओएमआर सीट पर। इसे आप जो है किस तरह से आपको फिल करना है, ये जो है कई बच्चे जो है कि गलतियां कर बैठते हैं इसके अंदर। गलतियां क्या करते हैं कि जैसे वो बच्चे क्या करते हैं, एक से लेकर के पूरे 100 तक क्वेश्चन पहले ही कर लेते हैं, एक से 100 तक क्वेश्चन कर लिए, लेकिन उन्होंने है कि ओएमआर सीट अभी फिल नहीं किया है। तो दो तरीके होते हैं ओएमआर सीट के, कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर आप एक का गोला करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर दूसरे का गोला करेंगे, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना कि पहले एक से लेकर के 100 तक क्वेश्चन कर लिए, फिर एक से लेकर के 100 तक आप गोले बनाने लगो, तो पता चलेगा कि एक गोले में भी अगर एक सीरियल भी आपका गड़बड़ा गया, पूरे के पूरे सवाल गलत हो जाएंगे, पूरी ओएमआर गलत हो जाएगी। करना क्या है बच्चों, आप इससे 1 से 100 तक के सवाल इन्हें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 10 पार्ट में, 10-10 क्वेश्चन के 10 पार्ट, पहले एक से लेकर के 10 क्वेश्चन करना है। 10, इन 10 क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपने 7 क्वेश्चन किए, तो सबसे पहले 7 क्वेश्चन के गोले बनाना है। 7 क्वेश्चन के गोले आपको बनाना है। गोले किस तरह से बनाना है, जैसे कि मान लीजिए ओएमआर सीट के अंदर ये गोले आपको दे रखे हैं, मान लीजिए कि 4 आपको गोले दे रखे। देखिए बच्चों, अगर आप इस तरह की गलतियां एग्जाम के अंदर करते हैं कि मान लीजिए आप गोला बना रहे हो, गोला बनाते वक्त आपका गोला जो है इस तरह का हो गया है, ऐसा आपने बनाया, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह का गोला बनाने से आपका इस क्वेश्चन का है कि नंबर नहीं मिलेगा, ये टोटली गलत हो जाएगा। और अगर आपका ये गोला बन गया है, ये भी आधा आपने आधा अधूरा बनाया है, तो इसका भी नंबर नहीं मिलेगा। गोले बनाने में भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। किस तरह से गोले बनाएं, किस तरह से अपने ओएमआर सीट को फिल करें ताकि बहुत जल्दी हो, जल्दी ओएमआर सीट फिल हो, सही हो, उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था 1 से 10 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन के गोले बनाए। सबसे पहले क्या करना है, बाउंड्री जो है गोले की बाउंड्री यहाँ पर इस तरह से है कि आप बाउंड्री बना ले, ताकि आपका जो गोला बनाना है वो बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से बच्चों आप जब गोले बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा और आपका सही होगा। आप जब इंश्योर हो जाए कि ये मेरा क्वेश्चन फिक्स है, 100% सही है, यही मुझे करना है, तभी आप गोले बनाए। तो ये जो आपको ओएमआर सीट फिल करना है, इस तरह से फिल करना है। और रोल नंबर बहुत अच्छी तरह से फिल करना है। सीरियल नंबर पहले 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, उसमें पेपर में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका ए है, बी है, सी, ए बी सी जो भी आपका ऑप्शन है उस पर टिक लगाते जाना इस तरह से। फिर उसको देख करके आपको गोले करना है, 1 से 10 करना है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। उससे ये होगा कि आपका पूरी ओएमआर सीट के अंदर सीरियल नहीं गड़बड़ाएगा और आप अच्छी तरह से अपना ओएमआर सीट फिल कर पाएंगे। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि गोला तभी बनाना है जब आपको लगता है कि अब मुझे इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, ये मेरा आंसर फिक्स है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना है ओएमआर सीट में किस तरह से आपको सर्कल बनाना है, ये जो है आपका एकदम राइट मेथड है, इस तरह से बनाना है। 10 अलग अलग पार्ट बना लेना इस तरह से कि आप अपने ओएमआर सीट को फिल करेंगे। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और एक जो खास चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, डोंट कॉपी टू अदर्स। डोंट कॉपी टू अदर्स का मतलब क्या है बच्चों, मेरा मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सही है,
एग्जाम में क्या होता है, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, अपना पेपर कर बैठते हैं, पेपर करने के बाद में उनके पास कुछ टाइम बच जाता है और उन टाइम के बाद में वो अपने आस पड़ोस से, अपने मित्रों से, आस पड़ोस में जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनसे पूछने लगते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा। मौका पा करके वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप में मैंने स्लाइड का पहला पॉइंट आपको समझाया, उसको दिल और दिमाग में बिठा लेना, विश्वास, अपने पर विश्वास रखना है कि मैंने जो किया है वो सही है, मेरा परिणाम सही आने वाला है। दूसरा चाहे कह रहा है कि ये इसका ऑप्शन 100% सही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तब भी आपको उसकी बात नहीं माननी है, दूसरे का कॉपी नहीं करना है। एग्जाम देने से पहले ये अपने आप को समझ जानी है एक चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप को बतानी है कि ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे टिपिकल्स होंगे जो मोस्ट ऑफ 95% बच्चों को नहीं आते। तो ये समझ लेना है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है हो सकता है वो इसको भी नहीं आ रहा हो, दूसरों को भी नहीं आ रहा हो, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा पेपर ठीक नहीं गया। बच्चों, सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 95% बच्चों को नहीं आते, तो उसके लिए घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है और उनका आंसर भी उनसे नहीं लेना है। होगा ये कि अगर आप आंसर पूछेंगे वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कभी भी जो है आप किसी का कॉपी नहीं करें, आंसर को जानने की कोशिश नहीं करें कि उसका क्या, आपने जो कर दिया चाहे वो गलत है या सही करें, आपने अपनी ईमानदारी से पेपर करके आना है। और जो ईमानदार होते हैं, जो अपनी ऑनेस्टी के साथ पेपर करते हैं, भगवान भी उनका साथ देते हैं। चलिए लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों आज की इस सेशन का, जो कि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ जो है इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड अटेंशन। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं और उन पे हमें ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे मैं अगर बात करता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि नंबर नंबर ऑफ बॉन्स इन ह्यूमन बॉडी एट बर्थ। ये क्वेश्चन आ गया, चार ऑप्शन है आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, 206, बी कह रहा है 300, सी कह रहा है 306 और डी कह रहा है 400। ये अगर वो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे हैं वो जल्दी करते हैं, जल्दी के अंदर क्या होता है उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जल्दी इसलिए करते हैं कि उनको लगता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़ते नहीं है, अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते। बच्चों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझ लेना ही, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लेना ही 50% राइट आंसर होता है। बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, आगे ध्यान नहीं देते कि क्या पूछा जा रहा है, 206 और ये क्वेश्चन राइट कर बैठते हैं, इसका ऑप्शन राइट कर बैठते हैं कि 206 होती है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चों यहाँ आपका आंसर गलत हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। एट बर्थ, वो पूछा है कि एट बर्थ क्या होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त कितने हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ये है बी, लगभग 300। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी एट बर्थ पूछा हमसे। इस चीज़ पर आपको विशेष तौर से फोकस करने की जरूरत है। वो आपसे पूछा गया कि एट बर्थ कितनी होती है, तो आपको ध्यान देना है 300। तो ऐसे जो सवाल आए उन पे क्या करना है, स्पेसिफिक अटेंशन। जो जितने, मेरा एक फार्मूला याद रखना, जितने आसान क्वेश्चन होता है उनमें जरूर बच्चों कुछ ना कुछ लोचा होता है। जितने सवाल आसान होंगे उन पे 5 से 10 सेकंड का समय ज़्यादा देना है। कितना समय, 5 से 10 सेकंड का समय उन सवाल पे ज़्यादा देना है जो कि ज़्यादा इजी सवाल होते हैं, ताकि वो गलत नहीं हो। और आई होप कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बच्चों मुझे लगता है आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो जो भी कंटेंट्स मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको क्या करना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका जो 100% रिजल्ट है वो अच्छा है, बेहतर आए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों आपका जो लाइक है वो सब्सक्राइब से वही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इस तरह के बेहतरीन वीडियोस लेकर के आएँ।
इसी चैनल पर आपको सबसे पहले बहुत जल्दी ही जो आप क्वेश्चन पेपर करके आएंगे उसके आंसर की भी मिलने वाली है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेपर कैसा गया है। और उसके साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन करके असेसमेंट के आधार पर लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे कि कितने जो कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बच्चों ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ऑल माई प्रेयर्स आर विथ यू एज यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम। आई लव यू एंड बिलीव इन यू। ये चीज़ें आप अपने आप से कहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। देखिए बच्चों, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ। सबसे खास बात ये कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए अगर ये लास्ट एग्ज़ाम हो, ओवर एज होने वाले, उसके बाद में आपके पास चांस नहीं है, तो उन बच्चों के पास में एक ही हथियार होता है कि या तो वो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो, और या फिर उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में तो चांस बचेगा ही नहीं, कोई दूसरा नौकरी करना पड़ेगा, दूसरा जॉब करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए हमारे देश के बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत अच्छी बात कही है। सुनाता हूँ आपको। क्या कहा उन्होंने कि देखिए, एक जो बाज होता है, ईगल होता है, ईगल की उम्र होती है 70 साल। बच्चों 40 साल की जब तक उम्र में वो आता है तो उसके पंख जो है वो भारी होने लगते हैं, वो उड़ नहीं पाता है। चोंच जो होती है उसकी मुड़ जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। पंजे जो होते हैं उनके नाखून जो है वो बढ़ जाते हैं और उनके बाद वो शिकार नहीं कर पाता। तो ना तो वो चोंच से शिकार कर पा रहा है, ना नाखून से कर पा रहा है, ना उड़ नहीं सकता। 40 की उम्र के बाद में उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो मर जाए, या तो वो मर जाए, समर्पण कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, या फिर एक दृढ़ निश्चय ले कि अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना है। और वो यही करता है कि वो एक संकल्प लेता है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे समर्पण नहीं करना है, मुझे हथियार नहीं डालना है, मुझे मेरी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना है। बच्चों, वो बाज, वो जो चील है वो उड़ता है और एक पास में जाकर के चट्टान पे अपनी चोंच मारने लगता है। पत्थर पे जब वो चोंच मारता है, काफी तकलीफ होती है, दर्द होता है, खून बहने लगता है। और वो जो दर्द, तकलीफ, खून, परिणाम ये लाता है कि उसकी जो चोंच है जो खराब हो गई है वो गिर जाती है और एक बहुत सुंदर सी तीखी और नुकीली नोक उसकी चोंच की बन जाती है। पंजे को भी मारता है और उसी तरह से पंजा भी है कि वापस एकदम से तेज तर्राट जो कि शिकार कर सकता है, वैसा पंजा और नुकीली जब चोंच बन जाती है, उसी चोंच और पंजे के साथ में वो अपने पंखों को, जो बहुत भारी हो गए, किसी काम के नहीं है, उन पंखों को भी नोचने शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो अपने पंजे से पंखों को नोच सकता है। होता यह है, परिणाम ये होता है कि उसके पंख जो है अब उड़ने लायक बन जाते हैं, क्योंकि जो भारी पंख थे, बेकार थे, वो हट गए हैं, नए पंख आ गए हैं। अब बाज के जो पंख नए आ गए हैं, चोंच नई आ गई है और पंजा नया आ गया, तो वो शिकार कर सकता है, यानी कि अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करता है। और वही बाज 40 की उम्र के बाद में भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और शिकार करके अपनी उम्र जो है वो 70 साल तक जीता है। बच्चों, आपको भी ये समझना है कि ये मेरा अंतिम एग्जाम है, लास्ट एग्जाम, इसको समझना है और 100% अपना समर्पण देना है, एक नई जिंदगी शुरू करना है। और नई जिंदगी वो होगी जो आपकी सरकारी नौकरी के साथ में होगी। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ में इस सेशन को शुरू करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बच्चों, जरूर से नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास चैनल को लाइव करें, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू सो मच।